नाज़रीन, चार मुख्तलिफ खबरें हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज एक बड़ी गलती कर बैठे। शहबाज गिल साहब, मैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दूं, वो इसे कातिलाना हमला करार दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी को पीछे से गाड़ी ने आके हिट किया है। शेख रशीद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और मानते हैं इस बात को कि हमारी हुकूमत का तो इतना बुरा हाल था हमारी हुकूमत का, नाअहली का, लोग इतने तंग आए हुए थे कि अगर इलेक्शन होते तो हमने हार जाना था। फराह गोगी को वापस लाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चार मुख्तलिफ खबरें हैं जिसके ऊपर मैं इस व्लॉग के अंदर बात करना चाह रहा हूँ। और एक तो अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ है मोटरवे के ऊपर। सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज एक बड़ी गलती कर बैठे, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शहबाज गिल साहब के बारे में बात करेंगे। शहबाज गिल साहब आज मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। और फुटेज आप अब तक वैसे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी देख चुके होंगे, लेकिन ये फुटेज सामने आ गई है। सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जिसके अंदर वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी उनकी जो है वो फ्लिप कर गई। और अल्लाह का शुक्र है कि शहबाज गिल साहब खैरियत से हैं, उनको कोई चोटें वगैरह ज़्यादा नहीं आई। मतलब बज़ाहिरन तो यही लग रहा है मुझे, अभी मज़ीद तफसीलात इसकी सामने नहीं आई हैं। अब इनिशियली जो खबर आई वो यही थी कि उनकी गाड़ी को कोई हादसा पेश आया है। मोटरवे के ऊपर हो जाता है, मतलब कभी ब्रेक्स फेल अगर हो जाएँ या टायर फट जाए या आपकी किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कभी कभार धुंध की वजह से भी ये होता है। आजकल एक और भी खबर आई है कि मोटरवे के ऊपर बहुत सी जगहों पे फसलें जलाई जा रही हैं, तो उसके धुएं की वजह से भी जो है कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इस किस्म की इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। खबर ये आई कि उनकी गाड़ी को पीछे से गाड़ी ने आके हिट किया है और उसके बाद वो जो बीच में डिवाइडर होता है, जो दोनों लेन्स के बीच में डिवाइडर होता है, उसको जाके गाड़ी लगी और उसके बाद गाड़ी जो है वो टर्न कर गई और गाड़ी फ्लिप कर गई। तो अभी तक जब तक ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है तब तक जो तफसीलात सामने आई हैं वो यही है कि किसी गाड़ी ने उनको हिट किया और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से चली गई, वो गाड़ी यहाँ पे रुकी नहीं है। दूसरी बात ये कि शहबाज गिल साहब, मैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दूँ। शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि मुझ पर कातिलाना हमला करने वालों को बताना चाहता हूँ, यानी वो इसे कातिलाना हमला करार दे रहे हैं। अपने मौला और कौम की दुआओं की वजह से ज़िंदा हूँ। मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया, जानबूझकर। ये एक मंसूबे के तहत किया गया। मैंने कल ही कहा था कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे, करवा लें, गद्दारी नहीं करूँगा। खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ कि ये खान पर भी हमला आवर होंगे। ये हर कीमत पर हमें चुप करवाने की कोशिश करेंगे। बैरूनी साजिश इसके लोकल हैंडलर्स और गद्दारों को ये पता है कि खान और उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह सबको बेनकाब करेंगे। तो ये बेसिकली इसको कातिलाना हमला करार दे रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर तो ये कोई गाड़ी जिसने इनको पीछे से हिट किया है तो उसे ट्रेस करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इसकी वजह ये कि तमाम एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर जो हैं वो कैमरे नस्ब हैं। और अगर किसी गाड़ी ने अगर हिट किया है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मोटरवे के ऊपर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो ऐसे कैमरे नस्ब होते हैं, जिससे जो भी गाड़ियाँ आ रही है जा रही होती हैं वो बता सकती हैं। और भी गाड़ियाँ अगर जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो अगर कोई एनी शायद सामने आ सकता है, बल्कि मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए अपील करूँगा कि अगर सामने आ सकता है और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प कर सकता है तो उसको ज़रूर सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विक्टिम शहबाज गिल साहब हैं। और शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं, अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि जी मेरे पे कातिलाना हमला हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बाल बच गए हैं इस सारी चीज़ के अंदर। और गाड़ी भी जो है वो गालबन जिस गाड़ी की तरफ मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल में इसके अंदर एयर बैग्स वगैरह भी होते हैं, तो उससे भी शायद बचत हुई है। लेकिन फ़िलहाल मतलब यही इसका स्टेटस यही है कि वो ये कह रहे हैं कि कातिलाना हमला है, लेकिन चंद लोग ये कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंट था। अब आगे चल के पता लगेगा। ज़ाहिर बात है इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है उसके अंदर अगर इस किस्म की कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो वो बड़ा तशवीशनाक है। अताउल्लाह तारड़ साहब की मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी शहबाज गिल साहब को जो है वो हर किस्म की सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जाएगी। तो आई होप कि उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए और उनकी जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। सियासत अपनी जगह करते रहें, 100 दफ़ा करें,
लेकिन किसी की जान से बढ़ के नहीं है ये सारा कुछ। तो शहबाज गिल साहब से बेशक लाख इख्तलाफ सही उनकी तर्ज सियासत के ऊपर, उनके कलमात के ऊपर, लेकिन अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी जान को कभी भी कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम एक इंक्वायरी कमीशन बनाने लगे हैं और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं बैरूनी मदाखलत के और साजिश के, इसकी जो है वो पूरी तरह तहकीकात हों, कैबिनेट से इसकी अप्रूवल होगी और उसके बाद जो है उसको कौम के सामने रखा जाएगा। अब मेरा इस पे ये सवाल है, फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल इसके ऊपर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ये बात कही कि जी हम इसको रद्द करते हैं और आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए, यानी अदलिया के ज़रिए जो है वो बनाया जाए। अब मैं इसको किस तरह देखता हूँ, पहली बात तो ये कि जिस तरह इन्होंने पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया, सो मेरा ख्याल में इस इंक्वायरी कमीशन का फ़ायदा कोई नहीं है। आप अगर इसका कोई रिज़ल्ट ले भी आएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे जब ज़ाहिरी बात है जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं या वो समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत को जो है वो इस वजह से हटाया गया है और बैरूनी साजिश की वजह से हटाया गया है, तो फिर ज़ाहिरी बात है उन्होंने इसका रिज़ल्ट कल को जो भी आ जाए वो इसको मानेंगे नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि मरियम औरंगज़ेब ने ये बात कही है कि जी हम किसी ऐसे शख्स को इसका सरबरा मुनक़्क़िद करेंगे जिसको इमरान खान साहब भी जो है वो रद्द नहीं कर सकते। अब मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कौन सा शख्स होगा, क्योंकि इमरान खान साहब काफ़ी लोगों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं। या तो वो और इमरान खान साहब की जो एक ज़हनी कैफियत है वो ये ज़हन में रखिएगा कि वो कई लोगों के बारे में जिनको वो अपना समझ के लगाते रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर, जब उन्होंने इनके खिलाफ बयान दिया है तो इमरान खान साहब उनके भी खिलाफ हो गए। तो ऐसी कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जो एक्चुअली इमरान खान साहब के लिए काबिल एतबार होगी और वो सबके लिए काबिल एतबार होगी। मैं इंतज़ार करूँगा कि इसकी सरबराही किसको दी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल में, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को जो है वो उनकी ये डिमांड पूरी कर देनी चाहिए और इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन ही आप बना दें तो बेहतर है, ताकि ये कम से कम ये कह ही ना सके कि जी हमारी बात नहीं मानी गई या हमने जो डिमांड की थी उसको पूरा नहीं किया गया। तो इसको बिल्कुल जो है वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और ताकि वो अपनी तहकीकात करे और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मामला जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और जो चीज़ सामने आई है वो है जनाब फ़राह गोगी साहिबा के हवाले से, और इसके हवाले से ये खबर आई है कि फ़राह गोगी को जो है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से और फ़राह गोगी को वापस लाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जो है ये हमने पिछले दौरे हुकूमत में भी सुनी थी कि जनाब इसहाक डार को बस लाने की तैयारी हो रही है, इंटरपोल से हम रब्ता करेंगे और इंटरपोल के ज़रिए हम ले आएंगे, इस तरह की बहुत सी बातें होती थी। लेकिन मैं तब भी ये कहता था कि सियासी बुनियादों की वजह से वो चीज़ें रद्द हो जाती थी और पिछली हुकूमत भी जो है इसहाक डार को या नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती थी, क्योंकि इंटरपोल जो है वो उसको बार बार उसको यही कह देता है कि जनाब ये सियासी नौयत का केस है। तो अनलेस और अनटिल आपको यहाँ पे किसी किस्म की कन्विक्शन नहीं मिलती, आपको किसी अदालत की जानिब से कोई कन्विक्शन नहीं मिलती, तब तक किसी भी शख्स को इस तरह बाहर से लेकर आना बहुत मुश्किल काम होगा, ये मैं पहले से आपको बता दूँ। लेकिन इस सारी चीज़ उसके बाद अताउल्लाह तारड़ ने भी इसके ऊपर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 85 करोड़ रुपए का भी उन्होंने कहा कि जी पंजाब के अंदर जो तबादले हो रहे थे और ये सारा कुछ होता था, इल्ज़ामात थे कि जनाब ये सारा कुछ जो है ये फ़राह गोगी इमरान खान साहब के लिए ये सारा कुछ कर रही थी, इल्ज़ामात हैं ये। लेकिन अभी तक इट स्टिल हैज़ टू बी प्रूवन। मैं बार बार यही बात करता हूँ, हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर बहुत बड़ा एक ये नुकसान है और बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि किसी भी कोर्ट के वर्डिक्ट से आने से पहले ही जो है ना हम अपना कम से कम फैसला ज़रूर सुना देते हैं कि जनाब बस हमारी नज़र में फ़लाँ बंदा करप्ट हो गया, हमें नहीं पता केस का फ़ैसला क्या होता है। तो इस तरह नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यही चीज़ मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए भी वैलिड होती थी और आज यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी वैलिड होती है। जब तक कोई अदालत कोई प्रॉपर एक फोरम जो है उनके खिलाफ कोई फ़ैसला न दे दे तब तक ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इस सारी चीज़ के अंदर एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने अपनी जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके अंदर भी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसके अंदर भी उन्होंने बार बार फ़राह गोगी को डिफेंड किया है और बार बार ये कहा है कि जी इसके साथ तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बुशरा बीबी के बहुत करीबी हैं और फ़राह गोगी जो है वो क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करती हैं तो इन्होंने इसलिए इतना पैसा बनाया क्योंकि पिछले 3 साल में हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं तो उसने बड़ा पैसा बना लिया।
तो ये डिफेंस जो है ना कोई समझ में नहीं आता, ये बात कोई समझ में नहीं आती कि आपको क्या लेना देना है। एक्चुअली तो इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने आप को और दूर कर देना चाहिए फराग होगी से। फराग होगी से इस वक्त फराग होगी आप लोगों के लिए एक टॉक्सिक मटेरियल से कम नहीं है। आप इसके जितना करीब जाएंगे, इसको जितना डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, इसकी छींटे आपके ऊपर ही पड़ेंगे आके। तो आपको तो अगर आपका दामन साफ है, आप साफ साफ कहेंगे हमारी तरफ से जो मर्जी करें फराग होगी के साथ, हमारा क्या लेना देना इस चीज़ के साथ, आप करें, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि जी बस हम फराग होगी जो है वो बेचारी है और फराग होगी के साथ देखें कितना जुल्म हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं, ये क्या कहते हैं, एहसन गुजर साहब, उन्होंने भी आज, बल्कि एहसन जमील गुजर साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू आके दिया और उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि जी ये फराह खान उसका नाम है, ये गोगी का लफ्ज़ बिला वजह लगा के उसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो ठीक है, अगर उनका नाम ये नहीं है और उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं तो फिर फराह खान ही उनको कहना चाहिए, उसमें नाम उनका जो है वो नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा संगीन है जो इनके ऊपर लगे हुए हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि वही फराह खान जिसके हवाले से आज से चंद हफ्ते पहले तक फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे जी हम तो जानते ही नहीं इसको वो कौन है, वहाँ पे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म सामने आता है और आके इसी फराह खान को डिफेंड करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो पता नहीं क्यों राज़ी होता है, मेरी समझ से बाहर है। इसके अलावा एक और जो खबर है जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोगों के बीच में जो है वो अजीब तरीके से चल रही है। सबसे पहले ये फवाद चौधरी साहब की ये ट्वीट है, इसको ज़रा पढ़िएगा। इसमें ये फरमाते हैं, बेसिकली खबर क्या, खबर है CNN की। अच्छा, CNN की खबर जो है अगर आप इसको सिर्फ ट्वीट के साथ पढ़ें तो इस पे लिखा हुआ है US nearing a formal agreement to use Pakistan's airspace to carry out military, बल्कि मैं इसको खोल के मैं देख लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी US nearing a formal agreement to use Pakistani airspace to carry out military operations in अफगानिस्तान। ठीक है, खबर असल में ये थी। फवाद चौधरी साहब ने इसको खबर को लगाया और उसके ऊपर लिख दिया, हम क्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को आगाह करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी क़ुव्वत के साथ किसी ऐसे मुआहदे की इजाज़त नहीं देगी जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आए। अगर ऐसे किसी मुआहदे पर बातचीत के आगाज़ की भी कोशिश की गई तो पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। उन्होंने ट्वीट कर दिया, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है, ट्वीट कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप इस खबर को क्लिक करते हैं ना, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, और वहाँ पर जाके वो सामने एक डेट लिखी हुई है, तो वो डेट जो है वो है 23 अक्टूबर 2021। ये 23 अक्टूबर 2021 की खबर है जिसको फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट कर दिया और इसके ऊपर पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया कि जनाब हम जो है वो हुकूमत को ये करने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे। वो चेक नहीं किया कि भाई ये आपकी अपनी खबर है या आपके अपने दौरे हुकूमत की खबर है जिसके अंदर ये सारा कुछ लिखा जा रहा था। तो अक्टूबर 23 अक्टूबर 2021 उनकी गवर्नमेंट के दौर की बात है, बल्कि कोइंसिडेंटली ये उसी दौर की बात है जब इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान DGISI की तैनाती के हवाले से भी मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ था। ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये खबर उस वक्त आई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त इसको डिनाई किया था कि नहीं जी ये खबर गलत है, हम इस खबर को नहीं मानते। अब इसके ऊपर आगे एक और डेवलपमेंट होती है और वो होती है शीरी मज़ारी साहिबा की जानिब से। वो खबर क्या है, वो खबर ये सामने आपके, और बड़े गौर से पढ़ने वाली बात है क्योंकि मेरा ख्याल में बड़ी सीरियस एरिया के अंदर जा रही है अब ये बात। उसमें कहती हैं जी 2021, अगर हमें याद नहीं तो फिल हकीकत यही वो वजह है जिसके सबब तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश तराशी गई और दौरा रूस हतमी वजह साबित हुआ। तारीख साए प्लस NRO के मुतलाशी अमरीका की खुशनुदी के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, मगर इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट ने सारा काम ही बिगाड़ दिया, चुनाचे साजिश तराशी गई। खबर कहती है कि पाकिस्तान अमरीका से मुज़ाकरात प्लस अड्डों की फराहमी में दिलचस्पी रखता था। सवाल यह है कि पाकिस्तान में कौन? फिर यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालफत की गई कि उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े सब पर आया था। खबर में पाकिस्तान किस जानिब इशारा है, कौम जवाब चाहती है और उसके बाद वो ऑफिशियल DGISPR यानी कि DGISPR को टैग करती हैं और वो ये पूछना चाह रही हैं अपने इस ट्वीट के अंदर एक्चुअली, बल्कि इन्होंने एक और भी ट्वीट इस सिलसिले में किया और वो हामिद मीर साहब ने बेसिकली DGISPR का एक जो इंटरव्यू का क्लिप था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप था, वो शेयर किया कि जी ये क्या स्टोरी है। तो उसके ऊपर शीरी मज़ारी साहब ने कहा, बिकॉज द कंस्पिरेसी डॉट्स आर नाउ एविडेंट, ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन इज हु वॉज सपोजिटली नेगोशिएटिंग ऑन बेसिस एज पर स्टोरी
Pakistan was. When government at the time led by Imran Khan had said categorically no, question needs answer not from you but from those involved, और उसके बाद फिर वो DG ISPR को बीच में टैग करती हैं। तो बेसिकली मैं जो इंप्रेशन ले रहा हूँ, और प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरा सवाल है श्री मज़ारी साहिबा से, आप बेसिकली क्या फ़ौज के ऊपर उंगली उठा रही हैं कि फ़ौज अमेरिका से नेगोशिएट कर रही थी और इसके बावजूद कि इमरान खान साहब जो हैं वो ना कह चुके हुए थे, एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हुए थे, इसके बावजूद आप फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि फ़ौज नेगोशिएट कर रही थी अमेरिका के साथ बेसिस के लिए, क्योंकि टैग तो आप DG ISPR को कर रही हैं। आप ये सवाल उनसे क्यों कर रही हैं, उनसे क्यों पूछ रही हैं सवाल? ये सवाल तो एक्चुअली आपको दो लोगों से पूछना चाहिए जो आपकी काबीना का हिस्सा थे। एक उसमें से बनते हैं परवेज़ खटक साहब, जो कि आप जानते हैं कि वज़ीर दिफा थे, और एक बनते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे। तो क्या इन दोनों लोगों को इस बात का नहीं पता था? यानी आप ये बात मान रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोई अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन आप ये सवाल शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ खटक से क्यों नहीं करती? आप उनसे पूछिए ना, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कौन नेगोशिएट कर रहा था। और क्या मेरा सवाल है, और क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि फ़ौज की जानिब से कोई नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ इन बेसिस के लिए या इन ड्रोन अटैक्स के लिए? आप DG ISPR से जो सवाल कर रही हैं, क्या परवेज़ खटक साहब कोई बहुत ही टुथलेस किस्म के वज़ीर दिफा थे जिनको कुछ पता ही नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है इदारे के अंदर? क्योंकि तमाम फ़ौज जो है और तीनों सर्विसेज जो हैं ये सारी तो वज़ीर दिफा के नीचे आती हैं, परवेज़ खटक साहब के नीचे आती हैं। और अगर खारजी ताल्लुकात की बात करते हैं तो वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब का डोमेन था। तो आप लोग क्या इतने पावरलेस थे कि आपको ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की तरफ से कौन नेगोशिएट कर रहा था? आप मान रही हैं कि कोई ना कोई नेगोशिएट कर रहा था, इवन दो उस वक्त इस स्टोरी को डिनाई कर दिया गया था। जब ये स्टोरी आई थी तो हमने भी ये सवाल किया था, मैंने ट्वीट किया था उस वक्त कि भाई ये क्या एब्सोल्युटली नॉट ये हो रहा है? तो उस वक्त इन्होंने 1 मिनट में जो है हमें ट्रोल भी किया था, सारा कुछ किया था, और हमें ये भी कहा था कि देखें क्या कर रहे हैं। आज बैठ के उसी स्टोरी को आप लोग कोट कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये ट्रेलर ना फेंके, बात करनी है तो पूरी खुल के करें। इल्ज़ाम अगर किसी पे लगा रहे हैं, आप मतलब आपकी हुकूमत के अंदर आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी हुकूमत के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था और आपको पता ही नहीं कि कौन कर रहा था। तो इसका मैं एक और स्टोरी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो है शेख रशीद अहमद साहब की। शेख रशीद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और आदिल शाहजेब साहब हमारे दोस्त हैं, उनको ये इंटरव्यू दिया है। तो उसके अंदर वो एडमिट करते हैं और मानते हैं इस बात को कि हमारी हुकूमत का तो इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था हमारी हुकूमत का, नाअहली का, लोग इतने तंग आए हुए थे कि अगर इलेक्शन होते तो हमने हार जाना था, अगर इलेक्शन हो जाते तो हमने हार जाना था। तो ये जो अमेरिका का ये जो भी बीच में ये खत शत वगैरह का मरासले का चक्कर बीच में आया है, तो उसकी वजह से जो है वो हमें एकदम दोबारा सहारा मिल गया, वरना हमने तो बहुत बुरी तरह हारना था। ये एडमिशन है इस बात की, ये एडमिशन है इस बात की कि आपकी हुकूमत कितनी नाअहल थी और लोग आपकी हुकूमत से कितने तंग आए हुए थे। और साथ ही साथ ये इस बात को भी सपोर्ट करता है कि ये जो अमेरिका के हवाले से जो मरासले का ये सारा कुछ स्टार्ट किया गया है, ये बेसिकली वजह ये थी कि अवाम को बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आज आप जब जाते हैं, जाके अवाम को बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमने तो कमाल काम किया है और इतना ज़बरदस्त काम किया है, जाके आज अवाम को बताएं कि जनाब अगली दफ़ा भी उस्मान बुज़दार आपका वज़ीर आला होगा, कहें जाके। आप कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते थे आप बड़ा मिसाली काम कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार की क्या बात है, बड़ा आला काम किया है, तो कहें आज जाके लोगों को। इसी तरह पंजाब में इलेक्शन के अंदर जाइएगा, जाके कहिएगा कि पंजाबियों बड़ा ज़बरदस्त काम किया उस्मान बुज़दार ने, याद रखना हमें वोट दोगे तो अगली दफ़ा उस्मान बुज़दार तुम्हारा वज़ीर आला होगा। इसी कमिटमेंट के साथ जाइएगा, ताकि पता लगे ना, आपको भी तो पता लगे कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के ऊपर लोग कितना को वोट देते हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करते। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।